हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिएगा, आज मैं आपको कार्बन्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा, क्लास 10th का लेसन है केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से मतलब है कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है। अब देखिएगा, अगर ये लेसन हमें पढ़ना है तो सबसे ज़रूरी है यह जानना कि कार्बन है क्या। तो कार्बन जो है वह नॉन मेटल है। सबसे पहला चीज़ कार्बन के बारे में हमें ये याद रखना है कि कार्बन क्या है बाबू, नॉन मेटल यानी कि अधातु। कार्बन एक अधातु है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बाबू, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर का हिंदी होता है परमाणु क्रमांक। अगर इसका सिंबल पूछा जाए, कार्बन का सिंबल क्या है, तो कार्बन का सिंबल है C। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बाबू 2,4, यानी कि इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद इसकी वैलेंसी की बात करें कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, तो कार्बन की संयोजकता होती है बाबू 4। कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। और उसमें भी अगर पूछा जाए कि कार्बन किस तरह की संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो कार्बन कोवैलेंसी, सहसंयोजकता प्रदर्शित करता है। सहसंयोजकता क्या है, यानी कि कार्बन जो बॉन्ड फॉर्म करेगा, किसी के साथ भी जो बॉन्ड का फॉर्मेशन, बंध का निर्माण कर रहा है, वह इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म करता है। When bond are formed by the sharing of electron, then it is known as covalent bond। और कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है, इसलिए कार्बन की वैलेंसी को कोवैलेंसी हम कह सकते हैं कि कार्बन सहसंयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि कार्बन के आइसोटोप्स कितने हैं। आइसोटोप्स को हम बोल सकते हैं समस्थानिक। और देखिएगा, कार्बन के 2 आइसोटोप्स 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14। कार्बन अपने 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है। कार्बन के अधिकांश परमाणु जो हैं उनका द्रव्यमान 12 होता है, जबकि कार्बन के कुछ ऐसे भी परमाणु पाए जाते हैं जिनका द्रव्यमान 14 है। समस्थानिक शब्द अगर आपसे कोई पूछता है कि समस्थानिक क्या है, तो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। और कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14। क्लियर है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ बताना था कि कार्बन जो है इसके एलोट्रॉप्स कितने हैं। एलोट्रॉप्स का हिंदी है अपर रूप। अपर रूप का मतलब है कि फ्री स्टेट में कार्बन किन किन रूपों में उपलब्ध है। फ्री स्टेट में कार्बन जिन जिन रूपों में उपलब्ध है उसे ही अपर रूप एलोट्रॉप कहा गया है। और जो कार्बन है वह मेनली 3 एलोट्रॉप्स के रूप में अवेलेबल है। पहला एलोट्रॉप इसका जो है वह डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है और तीसरा है फुलरीन। ध्यान दीजिएगा, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। एलोट्रॉप्स का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है एलोट्रॉप्स, तो कोई भी एलिमेंट
फ्री स्टेट में जिन जिन रूपों में उपलब्ध है उसे ही उसका अपर रूप एलोट्रॉप्स कहा गया है। और कार्बन जो है उसके 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। भाऊ जो डायमंड है इसमें एक कार्बन एटम, डायमंड में एक कार्बन एटम जो है वह 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। और इसी का देन है कि डायमंड जो है वह इंसुलेटर है। डायमंड इंसुलेटर है क्योंकि एक कार्बन एटम जब 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है तो उसके चारों आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। और आप जानते हैं कि बिना फ्री इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। डायमंड इंसुलेटर क्यों है, अगर यह पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कि डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि उसमें एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा है और उसके आउटर मोस्ट के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें। और ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, वो एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बाइंड होता है। एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बाइंड होता है तो उसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट का वह फ्री रहता है। और ऐसे ही ग्रेफाइट में पता ना कितने एटम्स हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में एटम हैं और उस समय बहुत अधिक संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और बहुत अधिक संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से जो ग्रेफाइट है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, जिसमें डायमंड इंसुलेटर है और ग्रेफाइट कंडक्टर है। क्या कारण है? तो आप कारण याद रखिएगा कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जबकि डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? फिर तीसरा इसका एलोट्रॉप जो होता है वो फुलरीन। फुलरीन के बारे में बताया जाए कि फ्लोरीन कार्बन का वह अपर रूप है जिसमें कार्बन के पेंटागोनल स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपस में मिलकर फुटबॉल जैसी आकृति का निर्माण करते हैं। फुटबॉल जैसी आकृति का निर्माण जब कार्बन परमाणुओं के द्वारा होता है तो वह एलोट्रॉप जो फॉर्म होता है उस एलोट्रॉप को फुलरीन कहते हैं। चूंकि फुलरीन को बकमिंस्टर फुलरीन भी कहा गया है, कारण यह है कि एक आर्किटेक्ट डिजाइनर बकमिंस्टर फुलर ने एक ऐसा डिजाइन बनाया जिसकी संरचना इससे मिलती जुलती थी, इसलिए इसका नाम उनके नाम पर बकमिंस्टर फुलरीन भी रखा गया है। उसको बकमिंस्टर फुलरीन भी कह रहे हैं। ये भी दिमाग में याद रखिएगा आप। लगभग जो फुलरीन है उसमें 60 कार्बन एटम एक साथ बाइंडेड होकर के फुटबॉल जैसी आकृति का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर है? एलोट्रॉप्स को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि कार्बन उपलब्ध कहाँ कहाँ है, कार्बन का ऑकरेंस क्या है ये जाना जाएगा। देखिए वो ऑकरेंस में बताया जाए कि जितने लिविंग्स हैं, लिविंग्स के ड्राई मास का, याद रखिएगा, लिविंग्स के ड्राई बायोमास का लगभग 45 से 50%, लिविंग्स के ड्राई बायोमास का, यानी उसमें से वाटर को रिमूव किया जाए तो उसके बाद जो भी बायोमास बनेगा लिविंग्स का, उसका लगभग 45 से 50% हिस्सा कार्बन से बना हुआ है। यानी सबसे अधिक कार्बन प्रेजेंट है लिविंग्स में। 45 से 50% हिस्सा ड्राई बायोमास का कार्बन का बना हुआ है। और इसके बाद यह जो कार्बन है यह अर्थ क्रस्ट में लगभग 0.02% अमाउंट में प्रेजेंट है।
अर्थ क्रस्ट के बाद अगर एटमॉस्फेयर की बात करें बाबू, तो एटमॉस्फेयर में भी कार्बन का परसेंटेज लगभग 0.03% है। क्लियर है? चलिए एक चीज बताइए कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल है कि उसके लिए एक लेसन बनाया गया है। लेसन क्या? एक केमिस्ट्री बनाया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ तो स्पेशल है इसके अंदर जो इसके लिए एक अलग ही ब्रांच बना दिया गया केमिस्ट्री का। और वह स्पेशल फीचर क्या क्या है कार्बन के, ये हमको समझना चाहिए। व्हाट आर द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ कार्बन? कार्बन के वह कौन से विशेष लक्षण हैं जिसके वजह से कार्बन का हम एक अलग ही केमिस्ट्री पढ़ते हैं। उन स्पेशल कैरेक्टर्स को जाना जाए। देखिएगा, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन के विशिष्ट लक्षण। कार्बन के विशिष्ट लक्षण में सबसे पहला उसका जो विशिष्ट लक्षण है वह उसकी टेट्रावैलेंसी है। और वो कार्बन की जो चतुसंयोजकता है, माने कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वह अपने आप में स्पेसिफिक है। कार्बन 4 वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है, वह उसका पहला स्पेशल कैरेक्टर है, जो कि बहुत कम एटम्स में, बहुत कम एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टीज हैं। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है बाबू, वह इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है। कैटिनेशन का मतलब है श्रृंखलन का गुण। कार्बन में कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन को डिफाइन किया जाता है कि कार्बन अपने जैसे परमाणुओं से जुड़कर, कार्बन अपने जैसे परमाणुओं से जुड़कर लंबी चेन बनाने का गुण रखता है, लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखता है। और उसका यह जो गुण है वह श्रृंखलन का गुण कहलाता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी 1 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि व्हाट इज कैटिनेशन, श्रृंखलन क्या है। तो कार्बन परमाणुओं का अपने परमाणुओं से जुड़कर एक लॉन्ग चेन बनाने का जो प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। और वह हाईली स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कार्बन का। कार्बन से अधिक कैटिनेशन प्रॉपर्टी अन्य किसी एलिमेंट में नहीं है। वह प्रॉपर्टी उसकी स्पेसिफिक है, यूनिक प्रॉपर्टी है। और कैटिनेशन के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है वह है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग से क्या मतलब है? कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने का भी प्रॉपर्टी इसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में 3 स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आप याद रखिए कार्बन का। पहला स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसकी टेट्रावैलेंसी है, उसकी संयोजकता 4 है, वह उसका स्पेशल कैरेक्टर है। दूसरा चीज कि जो कार्बन है उसमें कैटिनेशन का प्रॉपर्टी है, वो अपने ही एटम से जुड़ करके लॉन्ग चेन बनाने का गुण रखता है। और तीसरा चीज कि जो कार्बन है वह सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है। और ये 3 स्पेसिफिक कैरेक्टर कार्बन को अन्य सभी तत्वों से अलग करते हैं। और इन 3 प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन सबसे अधिक संख्या में कंपाउंड बनाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कंपाउंड जो है वो कार्बन के प्रेजेंट है। और इतना ज्यादा कंपाउंड बनाने का प्रॉपर्टी इसके अंदर कहां से आया है? इन्हीं 3 स्पेशल कैरेक्टर्स की वजह से। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम इसके बारे में और कुछ। देखिए भाऊ, कार्बन के कंपाउंड की अगर बात किया जाए तो कार्बन के कंपाउंड से संबंधित एक थ्योरी आया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को कहा गया है जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत
ये जैव शक्ति सिद्धांत क्या था, कौन दिए थे, कब दिए थे, इन सब के बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा मैं। जैव शक्ति सिद्धांत को देने का काम किए थे बाबू जे बर्जीलियस साहब। कौन दिए हैं? जे बर्जीलियस। और कब दिए थे? तो 1815 में जे बर्जीलियस साहब जैव शक्ति सिद्धांत दिए। और कब दिए? 1815 में दिए। और अपने सिद्धांत में जे बर्जीलियस साहब ने कहा है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों से होता है, क्योंकि सजीवों में एक विशेष तरह की शक्ति पाई जाती है जिस शक्ति को जैव शक्ति कहते हैं। और उनका यह जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, क्या स्टेटमेंट है इनका जे बर्जीलियस साहब का, कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों में होता है, सजीवों में होता है क्योंकि सजीवों में एक विशेष शक्ति पाई जाती है जिसे जैव शक्ति कहते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। जे बर्जीलियस साहब कहे कि जितने कार्बनिक यौगिक हैं, यह कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से सजीवों में बनते हैं। और सजीवों में इसलिए बनते हैं क्योंकि सजीवों में एक विशेष प्रकार की शक्ति पाई जा रही है। और सजीवों में वह जो विशेष प्रकार की शक्ति है, उस शक्ति को जैव शक्ति, वाइटल फोर्स कहा है इन्होंने। और अब देखिए, वाइटल फोर्स जो है उसको हम आर्टिफिशियली बना नहीं सकते हैं। और आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हैं तो इसका सेंस यह है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट था जे बर्जीलियस का। क्लियर है? अब देखिए, इनका स्टेटमेंट वाइटल फोर्स आने के बाद 1828 में जे बर्जीलियस के शिष्य रहे फ्रेडरिक होलर। अब देखिए, विद्यार्थी सोचता है कि इनके शिष्य थे। बाबू 10 में या 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं थे वह रिसर्च कर रहे थे इनके अंडर में जे बर्जीलियस के अंडर में रिसर्च वाले स्टूडेंट थे उनके। और इन्होंने, फ्रेडरिक होलर साहब ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कराया, एक रिएक्शन कराया। इन्होंने अमोनिया को साइनिक एसिड से रिएक्शन कराया। अमोनिया का रिएक्शन किससे कराया बाबू? साइनिक एसिड से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह अमोनिया और यह साइनिक एसिड दोनों अकार्बनिक हैं, यानी दोनों इनऑर्गेनिक हैं। और इन दोनों को जब रिएक्शन कराए तो प्रोडक्ट बना NH4OCN, अमोनियम साइनेट। क्या बना बाबू? अमोनियम साइनेट। और यह जो अमोनियम साइनेट बना, इस अमोनियम साइनेट को गर्म किया इन्होंने। तो अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फॉर्म हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह जो अमोनियम साइनेट बना है बाबू, इस अमोनियम साइनेट को हीट किए हैं। तो हीट करने पर यह रीअरेंज हुए हैं बाबू। यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ है और रीअरेंजमेंट से यह कन्वर्ट हुआ है NH2CONH2 में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह NH2CONH2 जो है यह यूरिया है और यह ऑर्गेनिक है। कैसा है? ऑर्गेनिक है, कार्बनिक यौगिक है। और फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखिएगा हमेशा, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है बाबू?
यूरिया है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक को बनाया गया। तो कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया बाबू? यूरिया। और किससे बनाया गया? तो अमोनिया का रिएक्शन कराया गया साइनिक अम्ल से, तो अमोनियम साइनेट बना और उस अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर यूरिया बना। और यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि कोई लैब में बैठकर अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बना दिया, जबकि वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा गया था कि हमेशा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों से ही संभव है। तो इस प्रकार जैव शक्ति पर एक क्वेश्चन मार्क लगा, और जैव शक्ति पर क्वेश्चन मार्क लगने के बाद अगले साइंटिस्ट हमारे कोलबे साहब। कोलबे ने 1845 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सहायता से सिंथेसाइज किए एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए कौन? फ्रेडरिक होलर। कब बनाए? 1828 में। और इसके बाद 1845 में कोलबे साहब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक एसिड बना दिए, और यह भी क्या था? कार्बनिक यौगिक था। 1845 के बाद 1856 में एक वैज्ञानिक है भाऊ, 1856 में बर्थलेट, हिंदी में बर्थेलो लिखा होगा, हिंदी में बर्थेलो लिखा गया, नाम इनका बर्थलेट है। 1856 में इन्होंने मेथेन फॉर्म किया, मेथेन का संश्लेषण किए। ध्यान दीजिएगा, 1828 से पहले यह माना जाता था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों से संभव है, क्योंकि सजीवों में एक विशेष तरह की शक्ति है, अर्थात बगैर सजीवों के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है। लेकिन 1828 में फ्रेडरिक होलर साहब ने लैब में बैठकर अकार्बनिक पदार्थ अमोनिया और साइनिक अम्ल की सहायता से पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया बना दिया। उसके बाद 1845 में कोलबे साहब ने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक एसिड बनाया, वह भी कार्बनिक पदार्थ था। फिर 1856 में बर्थलेट ने मेथेन का संश्लेषण कर दिया लैब में, और इसके बाद कार्बनिक यौगिकों की लंबी लाइन लग गई संश्लेषण करने में, यानी बहुत अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित किया गया लैब में। और ऐसा करने के बाद जैव शक्ति सिद्धांत का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, क्योंकि जैव शक्ति सिद्धांत यह कहता है कि कार्बनिक यौगिकों को सजीवों से केवल बनाया जा सकता है, और यहाँ क्या हो रहा है? लैब में सिंथेसाइज किया जा रहा है। तो इन घटनाओं के बाद जैव शक्ति सिद्धांत अस्तित्व में नहीं रहा, वह लगभग समाप्त हो गया। जैव शक्ति सिद्धांत लगभग क्या? पूरी तरह समाप्त हो गया। इसके बाद देखिएगा, इतना सब कुछ जानने के बाद अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक कहेंगे किसको? ये नहीं कि केवल कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बनिक यौगिक हो गया। समझिएगा बाबू, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक। देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन एंशिएंट वाला जो है, तो कार्बन से बने कंपाउंड को कार्बनिक यौगिक कहा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। जबकि जो आधुनिक परिभाषा है वो मॉडर्न डिफिनीशन इसका जो है, मॉडर्न डिफिनीशन, आधुनिक परिभाषा जो आईपीएससी के द्वारा दिया गया है, आधुनिक परिभाषा यह है हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। Hydrocarbons and their derivatives are called organic compound।
यानी हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉडर्न डिफिनेशन है वो, उसमें यह कहा गया है या तो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी हाइड्रोकार्बन से बना हुआ कुछ होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर है? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफिनेशन में एक नया शब्द आ रहा है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन को देखिएगा बाबू, हाइड्रोकार्बन को डिफाइन किया जाए, नाम से क्लियर है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा गया है। हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन क्या है बाबू? ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन केवल प्रेजेंट हो। जिन कंपाउंड में केवल हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होंगे, उन कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। ठीक है? अब देखिए, यह हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए तो विथ कोवैलेंट बांड। किस बांड के साथ? कोवैलेंट बांड के साथ अवेलेबल होना चाहिए। अगर कार्बन और हाइड्रोजन कोवैलेंट बांड के साथ प्रेजेंट हैं तो वह कंपाउंड जो कहलाते हैं वह हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, इनका क्लासिफिकेशन हम जानेंगे कि यह हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं। देखिए बाबू, हाइड्रोकार्बन जो हैं इनको क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप में। पहला है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिएगा, डिफिनीशन दिया जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कि वह हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ध्यान दीजिएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन है कि इट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन, बस इतना ही रहने दीजिए, इट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो और उसके साथ साथ इट डू नॉट रिप्रेजेंट एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो और वह योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित न करते हों, अर्थात उनमें अब अन्य कुछ जोड़ा नहीं जा सकता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा गया है वो। ठीक है? अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम एक चीज आपको बताएं कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक ग्रुप आता है एल्केन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक ग्रुप है एल्केन, और एल्केन में विशेषता होती है कि CnH2n+2 जनरल फार्मूला वाले कंपाउंड बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, एल्केन जो है ऐसे कंपाउंड को कहा गया है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो संबंध होना चाहिए वह CnH2n+2 के रूप का होना चाहिए। यानी जितना कार्बन हो उसके दोगुना से दो ज्यादा हाइड्रोजन हो। जैसे यह इसका जनरल फॉर्मूला है बाबू। जनरल फॉर्मूला का मतलब होता है कि सामान्य सूत्र। आप n का वैल्यू जो चाहे वो भरिए, 1 2 3 4 5। तो उस समय अगर इस फॉर्मूले में आप n का वैल्यू 1 2 3 4 5 रख रहे हैं, जितने कंपाउंड बनेंगे वह सब कंपाउंड एल्केन है। जैसे मैं n के जगह पर 1 भरता हूं तो C1 रहेगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? तो 2 अदू 4।
मैं 2 भरता हूँ तो C2H कितना हो जाएगा, H6। 3 भरता हूँ C3H8। 4 भरता हूँ C4H10। C5H12। ऐसे ही आप n का वैल्यू भरते जाइए, ऐसे अनेकों कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे और वो जितने कंपाउंड बन रहे हैं वह सब कंपाउंड एल्केन है। क्लियर है? अब देखिए ये जो एल्केन बन रहे हैं, इन एल्केन को हम कैसे बॉन्ड इनका रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, कैसे इनकी बैलेंसी को सेटिस्फाइड दिखा सकते हैं। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब कभी हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहे होंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह क्लियर होना चाहिए कि वह कंपाउंड किस ग्रुप का है, वह कंपाउंड किस ग्रुप का है, यह चीज सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। और अगर आप उतना क्लियर कर लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा। अगर हमको यह पता चल जाए कि यह C5H12 है, यह एल्केन ग्रुप का मेंबर है, तो हम ये तो जान जाएंगे ना कि इसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा। और जब हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा तो हम 5 कार्बन ऐसे सीधा सीधा रख लेंगे। 5 कार्बन का सीधा सीधा चेन हम बना लिए, सबको आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ लिए। और इसके बाद हमें बस इस बात का ध्यान देना है कि कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो जाए। तो इस कार्बन की अगर हम 4 संयोजकता पूरा करना चाहते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसकी 3 वैलेंसी खाली जा रही हैं। तो 3 वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ इस कार्बन का देखिए 2 वैलेंसी पूरा है, 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे, इसका 4 पूरा हो जाएगा। फिर इसका 2 खाली है, 2 हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा। और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक उतने ही हाइड्रोजन इसमें लगेंगे जितना हाइड्रोजन हमको नीड था यहाँ। यानी 5 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन थे, देखिए 5 कार्बन के साथ ऑटोमेटिक 12 हाइड्रोजन लगे हैं। तो किस बात का ध्यान देना हमको, हमें इस बात का ध्यान देना है कि कार्बन का सीधा चेन बनाने के बाद अगर एल्केन है तो हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा देंगे और उसके बाद कार्बन की 4 संयोजकता पूरा करेंगे। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है? तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और स्ट्रक्चर अगर आप बना ले रहे हैं तो उस समय एक समस्या आती है कि सर इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा, नाम लिखने के लिए आपको कार्बन की संख्या के लिए प्रीफिक्स याद होना चाहिए कि कार्बन की संख्या 1 है तो कार्बन की संख्या 1 के लिए मेथ लिखा जाता है, 2 के लिए एच लिखते हैं, 3 के लिए प्रोप लिखते हैं, 4 के लिए ब्यूट लिख रहे हैं, 5 के लिए पेंट लिखते हैं, 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, 7 के लिए हेप्ट लिखते हैं। ठीक है, 10 कार्बन के लिए प्रीफिक्स याद रखिए। और एल्केन जो है, एल्केन में आप देख रहे हैं कि लास्ट में वर्ड क्या आ रहा है? ANE। तो एल्केन में हमेशा सफिक्स जोड़ते हैं, क्या चीज? ANE। जैसे हमारे पास अगर CH4 है और इसका UPSC नाम लिखना है तो हमें यह दिमाग में रखना है कि यह एल्केन है। कैसे? तो इस जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। कार्बन की संख्या 1 है तो कार्बन की संख्या के 1 के लिए क्या लिख देंगे? मेथ लिख देंगे। और एल्केन ग्रुप का मेंबर है तो सफिक्स लगा देंगे ANE, इसका नाम हो जाएगा मेथेन। वैसे ही अगर C2H6 है, इसका नाम लिखना है तो 2 कार्बन के लिए H लिखेंगे और सफिक्स लगा देंगे ANE। अगर हमारे पास C5H12 है तो कार्बन 5 है, 5 के लिए पेंट लिख देंगे, सफिक्स लगा देंगे ANE। तो इस प्रकार हमें 3 चीज सीखना है। सबसे पहले एल्केन को पहचानना,
तो एल्केन को पहचानते कैसे हैं बाबू? तो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 ज़्यादा है, यानी जितना कार्बन है उसके 2 गुना से 2 को ज़्यादा अगर हाइड्रोजन है तो वह कंपाउंड एल्केन होगा। और एल्केन अगर पहचान गए तो उसका संरचना बनाने का तरीका क्या है कि जितना कार्बन होगा सभी कार्बन को सीधा सीधा सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, और सिंगल बॉन्ड से जोड़ने के बाद अब प्रत्येक कार्बन की संयोजकता पूरा करिए हाइड्रोजन के साथ, और आप देखेंगे कि आपका एल्केन बन चुका है। अब एल्केन बन गया तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो नाम लिखने के लिए कार्बन की संख्या के अनुसार प्रीफिक्स लिखेंगे। कार्बन 1 है तो मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, ऐसे ही 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10 कार्बन तक का याद कर लीजिए। और उसके बाद एल्केन ग्रुप का मेंबर है तो सफिक्स जोड़ते जाएंगे उसमें ए या नी, आसानी से आप नाम लिख पाएंगे एल्केन का। क्लियर है? चलिए यहाँ से अब आपको मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बता दूं। ये तो सैचुरेटेड कंपाउंड था, देखिएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सॉरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो इसमें आपको याद रखना है इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 डबल आर ट्रिपल बॉन्ड। अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड उसमें जरूर होगा। दूसरी विशेषता इसका क्या है? इट रिप्रेजेंट्स एडिशन रिएक्शन। यह एडिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसमें कोई परमाणु, कोई पदार्थ जोड़ा जा सकता है अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तब। इसके बाद देखिएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 ग्रुप का नाम आता है भाऊ, एक है एल्कीन और एक है एल्काइन। एल्कीन में जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n, और एल्काइन में जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्कीन का अगर जनरल फॉर्मूला हम जान गए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि n का वैल्यू हम 2 के बाद ही रखेंगे। यहाँ भी n का वैल्यू 2 के बाद ही रखा जाएगा, 1 से शुरुआत नहीं होता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर एल्केन में शुरुआत 1 से हो रहा था, एल्कीन और एल्काइन में कार्बन की संख्या 2 से ही क्यों शुरुआत हो रहा है? तो देखिएगा यह जो जनरल फार्मूला, अगर हम इस जनरल फार्मूला में n का मान 1 भरें तो फॉर n इक्वल टू 1 हमको वैल्यू मिलेगा क्या चीज़? CH2। और ये कभी भी संभव नहीं है कि एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से संतुष्ट हो सके, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही बांड बना पाएगा। तो एक हाइड्रोजन एक बांड बनाया, दूसरा हाइड्रोजन एक बांड बनाया, 2 बांड बना कार्बन का। लेकिन हम जानते हैं कार्बन बांड कितना बनाता है? 4 बांड। इसलिए एक कार्बन वाला जो एल्कीन है चाहे एल्काइन है वह संभव नहीं है। आप याद रखिएगा कभी भी एल्कीन या एल्काइन एक कार्बन वाले नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि एक कार्बन के लिए उनकी बैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड नहीं होती है, जबकि n बराबर 2, 3, 4 से हम आसानी से उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं। जैसे n का मान 2 भरते हैं तो C2H4, C3H6, C4H8 ऐसे ही इसके कंपाउंड बनेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो C2H2, C3H4, C4H6 ऐसे कंपाउंड बन रहे हैं। तो अब देखिए एल्कीन और एल्काइन को पहचानने का क्या तरीका है। अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगुना है तो एल्कीन हो जाएगा, और अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 कम है तो वह एल्काइन हो जाता है।
और जब हम पहचान गए तो इसका सफिक्स याद रखा जाता है ई और इसका सफिक्स याद रखा जाता है YNE। और अगर हम इसका नाम लिखना चाहते हैं बाबू तो 2 कार्बन के लिए भी आपको बताया था कि एथ लिखते हैं, सफिक्स जोड़ देंगे ANE, नाम हो गया एथीन। 3 कार्बन के लिए प्रोप जानते हैं, सफिक्स जोड़ देंगे ENE, प्रोपीन। 4 के लिए ब्यूट लिख देंगे, सफिक्स लिख देंगे ENE, ब्यूटीन। वैसे ही इसमें 2 के लिए एथ लिख के सफिक्स जोड़ देंगे YNE, एथाइन। 3 के लिए प्रोपीन और 4 के लिए ब्यूटाइन। क्लियर है? चलिए, तो हम एल्कीन का नाम लिख सकते हैं, एल्काइन का नाम लिख सकते हैं। फिर सर इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम? तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे बाबू, हम जितना कार्बन है उन सभी कार्बन को पहले सीधा सीधा जोड़ लेंगे। आपको तरीका मैं बता चुका हूँ, कार्बन को सीधा सीधा जोड़ रहे हैं। देखिए आपको समझाने के लिए ये मैं ब्यूटीन वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 4 कार्बन सीधा सीधा जोड़ना है हमको। और ब्यूटीन है तो क्लियर है कि एक जगह कहीं डबल बॉन्ड होगा और आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा लीजिए। मान लिया मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा लिया, तो अगर 2 कार्बन के बीच में मैं डबल बॉन्ड लगा लिया तो अब इस कार्बन की केवल 2 वैलेंसी खाली हुई, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए। इस कार्बन के बारे में देखिए तो 2 1 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो 1 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। यह कार्बन 2 बॉन्ड पूरा किया है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ेगा और यह 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। और इस प्रकार आप देखेंगे कि यह C4H8 का स्ट्रक्चर है। 8 ही हाइड्रोजन है इसमें, 4 कार्बन है और सभी कार्बन का वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है। तो हमेशा आपका स्ट्रक्चर सही है कि गलत है, उसको जानने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप यह देखेंगे कि कार्बन की संयोजकताएं पूरी हैं कि नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप एल्काइन का बनाना चाहते हो तो 4 कार्बन वाला मैं एग्जांपल आपके सामने रख दे रहा हूं। 4 कार्बन C4H6 का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं बाबू। इसमें कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, चूंकि एल्काइन का पहचान क्या है कि इसमें कन्फर्म है कि ट्रिपल बॉन्ड होगा और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड। तो कहीं 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, मान लिया यहाँ बना लिया। फिर अगर इसकी वैलेंसी पूरा करते हैं तो 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरा, इस कार्बन का ऑलरेडी 4 वैलेंसी पूरा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया जाएगा और यहाँ 3 हाइड्रोजन। और इस प्रकार हम देखेंगे कि 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अतः यह संरचना ब्यूटाइन की संरचना हो जाएगी। क्लियर है? चलिए हाइड्रोकार्बन के बारे में हम जान लिए। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि इस हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव क्या हैं। चूंकि मैं डिफिनीशन में यही बताया था कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव को कहा गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन तो हम जान गए, अब हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव से क्या मतलब है देखिएगा बाबू। हाइड्रोकार्बन में एक शब्द आता है एल्किल। एल्किल क्या है? किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो जो कंपाउंड बनता है बाबू उसी कंपाउंड को एल्किल कहा जाता है। जैसे मैं एक एल्केन लिख रहा हूं मेथेन CH4, इसका नाम क्या है बाबू? मेथेन है। और मेथेन से एक हाइड्रोजन मैं माइनस कर रहा हूं, तो एक हाइड्रोजन माइनस करने का मतलब है कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन बचा और एक बॉन्ड इसका खाली हो गया। तो अब यह जो संरचना बना है यही संरचना एल्किल की संरचना है। और एल्किल का नाम लिखने का तरीका होता है बाबू कि कार्बन की संख्या के लिए प्रीफिक्स लिख लेंगे, कार्बन 1 है तो मेथ लिख लेंगे, और एल्किल में सफिक्स जोड़ा जाता है YL। एल्किल में लास्ट में YL है तो सफिक्स क्या जोड़ देंगे? YL। तो यह संरचना जो बनेगी इस संरचना का नाम क्या हो जाएगा? मेथिल यानी CH3। और हमेशा एल्किल की विशेषता है कि उसका एक बॉन्ड खाली रहता है। एल्किल में हमेशा एक बॉन्ड खाली रहता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने रख दे रहा हूं। एक एल्केन लिख रहा हूं
C2H6 और इसमें से एक हाइड्रोजन मैं माइनस कर रहा हूँ भाऊ। तो एक हाइड्रोजन माइनस करने का मतलब है कि कार्बन तो 2 रहेगा लेकिन हाइड्रोजन 6 के जगह पे कितना रह जाएगा 5, एक बॉन्ड खाली। और अब इसका जब नाम लिखना होगा 2 कार्बन के लिए H लिख के सफिक्स क्या जोड़ देंगे YL, एथिल। ऐसे ही 3 कार्बन वाले के लिए प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ये सब नाम आता है। और यह एल्किल ग्रुप है, यह आपको इसलिए जानना जरूरी है कि एल्किल की सहायता से हम बड़ी आसानी से आपको हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव समझा पाऊंगा। तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को समझने के लिए एल्किल आपके दिमाग में होना चाहिए कि एल्किल क्या है। किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए तो उस समय जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो स्पीसीज बन रहे हैं, उन स्पीसीज को एल्किल कहा गया है। और एल्किल का उपयोग करके अधिकांश कार्बनिक यौगिकों को बनाया गया है। यानी जितने हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं वह मुख्य रूप से एल्किल से ही डेराइव हुए हैं, एल्किल से ही बने हैं। देखिएगा क्या है, कैसे बने हैं। देखिए एक डेरिवेटिव है जिसका नाम है हेलो एल्केन। क्या नाम है भाऊ? हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन शब्द जो है भाऊ, यह बना है हैलोजन प्लस एल्केन से। हैलोजन में क्या क्या आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यह हैलोजन है। जब इनका नाम लिखना होता है तो फ्लोरीन को लिखते हैं फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो नाम लिखते हैं जब इनका यूपीएससी नाम लिखना होता है डेरिवेटिव वाले कंपाउंड में। तो और बाकी हेलो एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा कि जितने हेलो एल्केन होंगे उनका जनरल फॉर्मूला होता है भाऊ RX। जनरल फॉर्मूला क्या है इनका? RX, वेयर R इज एल्किल। R क्या है? एल्किल है। और X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, यानी हैलोजन। तो अगर पूछा जाए कि हेलो एल्केन क्या है, तो नाम से क्लियर है, हैलोजन प्लस एल्केन। वह एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु एडेड हैं, उस एल्केन को हेलो एल्केन कहा गया। अब तो आप जानते हैं कि अगर एल्केन है तो उसमें हाइड्रोजन ऐड कैसे होगा, सॉरी हैलोजन ऐड कैसे होगा। तो हैलोजन को ऐड करने के लिए एक हाइड्रोजन को हटाया जाता है, और वही जब हाइड्रोजन हटता है तो वह एल्केन किस में बदल जाता है? एल्किल में। और जब कभी एल्किल में हैलोजन परमाणु जुड़े होंगे, हैलोजन एटम जुड़े होंगे, तो वह कंपाउंड हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एल्केन का मैं एग्जांपल बताऊं, देखिए RX अगर लिखा गया है तो R का मैं एक एग्जांपल अभी आपको लिखा था, मेथिल। एल्किल था ना ये मेथिल, और इस मेथिल में मैं जोड़ दे रहा हूं Br, ब्रोमो को। तो यह जो कंपाउंड बना है ये हेलो एल्केन है। मैं जोड़ दे रहा हूं C2H5 में, C2H5 में मैं जोड़ रहा हूं Cl को। तो यहां पर यह भी कंपाउंड क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। मैं लिख रहा हूं C3H7 प्रोपिल, और प्रोपिल में जोड़ दे रहा हूं आयोडीन को। यह भी क्या है? हेलो एल्केन है। और हेलो एल्केन का नाम लिखते समय इस बात का ध्यान देते हैं कि जैसे नाम में पहले हेलो आया है, मैंने पहले हैलोजन का नाम और उसके बाद एल्केन का नाम, वैसे ही इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिख देंगे? हैलोजन का। तो हैलोजन में Br है तो Br को क्या लिखेंगे? ब्रोमो। बताया ना कि Br को ब्रोमो लिखेंगे। और एक कार्बन के लिए एल्केन का नाम क्या होता है? मेथेन। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले हैलोजन में किसका नाम लिख देंगे? क्लोरो। कार्बन कितना है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? एथेन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन। समझ पा रहे हैं? वैसे ही अगर इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले आयोडो का नाम, और उसके बाद से 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिख देंगे। तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे थे हम।
हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन आपको बता दिए हैं। इसके बाद हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स बता रहे हैं, और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स में पहला डेरिवेटिव हेलो एल्केन समझाए हैं, शायद आप समझे होंगे। इसके बाद देखिएगा, हेलो एल्केन के बाद एक कंपाउंड आता है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है एल्कोहल। देखिएगा एल्कोहल क्या है, एल्कोहल का जनरल फॉर्म दिया गया है ROH। ROH को एल्कोहल कहा जा रहा है, वेयर R क्या है हो जाएगा एल्किल, जहां R का मतलब एल्किल से है। यानी किसी भी एल्किल में अगर OH समूह जुड़ा है तो उस समय जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को एल्कोहल कहा जाएगा। वो अगर एल्किल में जो बांड खाली रहता है उस खाली बांड पर OH जुड़ जाए तो उस समय जो कंपाउंड बनेगा वह कंपाउंड एल्कोहल कहलाएगा। जैसे देख लीजिए, CH3 मेथिल है, C2H5 एथिल है, C3H7 प्रोपिल है, और यहाँ जो खाली बांड है वहाँ पर मैं जोड़ते जा रहा हूँ क्या चीज़, OH को। तो उस समय यह जो कंपाउंड बन रहे हैं इन कंपाउंड को एल्कोहल कहा जाएगा। क्लियर है? एल्किल रहे और उस एल्किल में क्या जोड़ा जाए, OH को जोड़ा जाए, तो जो कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंड को एल्कोहल कहा जाएगा। और एल्कोहल के नाम लिखने का तरीका क्या है, देखिएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर जब इस काम कर रहे होंगे एल्कोहल का, तो एल्कोहल का IUPAC नॉमेनक्लेचर करते समय हमें किस बात का ध्यान देना है वो समझिए। सबसे पहले हम जो कार्बन होगा उस कार्बन से संबंधित एल्केन का नाम लिख देंगे, और उस एल्केन में से E को हटाकर OL सफिक्स जोड़ देंगे। IUPAC नाम लिखने के लिए एल्कोहल का ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि जितना कार्बन है उस कार्बन से संबंधित एल्केन का नाम लिखेंगे, उसमें से E को हटाएंगे और सफिक्स क्या जोड़ देंगे, OL जोड़ देंगे, तो वह जो कंपाउंड बनेगा वह कंपाउंड का नाम हो जाएगा एल्कोहल का नाम। जैसे इसका नाम लिखना है तो कार्बन 1 है, तो एक कार्बन में एल्केन का नाम होता है मेथेन। मेथेन में से E हटा देंगे और E की जगह पे क्या जोड़ देंगे, OL, नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। 2 कार्बन के एल्केन का नाम क्या होता है बाबू, इथेन। E हटाकर क्या जोड़ देंगे, OL, इथेनॉल। 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोपेन, E हटाकर क्या लिख देंगे, OL, प्रोपेनॉल। क्लियर है? चलिए दूसरा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव मैं आपको समझा पाया हूं। तीसरा, चौथा और पांचवा 3 गो और डेरिवेटिव आपको बताऊंगा जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक होगा। देखिए बाबू, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों को एक साथ समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, जब एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला लिख रहे होंगे तो कार्बोनिल ग्रुप इसमें भी रहेगा, कीटोन के जनरल फार्मूला में भी कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, और कार्बोक्सिलिक के जनरल फार्मूला में भी कार्बोनिल ग्रुप रहेगा। और इस कार्बोनिल ग्रुप में थोड़ा ध्यान देंगे, एक तरफ H रहे और दूसरी तरफ R रहे तो वह कंपाउंड एल्डिहाइड हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस R के जगह पे भी H रहे, या तो RCOH का फॉर्म हो या फिर HCOH का फॉर्म हो। मैं ये लिख दे रहा हूं, चाहे इस तरह की व्यवस्था हो चाहे इस तरह की व्यवस्था हो, वह एल्डिहाइड है। लेकिन अगर दोनों तरफ इस तरह हो, R जुड़ा हो, कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसियां अगर R से सेटिस्फाइड हैं तो वो कीटोन हो जाएगा।
और कार्बोक्सिलिक में एक R होना चाहिए और एक OH होना चाहिए, यानी कि CO होना चाहिए। देखिए तीनों में CO दिख रहा है, लेकिन CO के बाद इसकी कार्बन की 2 वैलेंसी खाली होगी ना, तो एक वैलेंसी हाइड्रोजन से और दूसरा वैलेंसी एल्किल ग्रुप से। अगर सेटिस्फाइड है तो वह कंपाउंड एल्डिहाइड है। अगर दोनों वैलेंसियां R से सेटिस्फाइड है, माने एल्किल से जुड़ी हुई हैं, तो वह कीटोन है। और अगर एक एल्किल से जुड़ा और एक OH से जुड़ा है तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड है। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, अगर हम R के जगह पे पहला मेंबर रख दूं CH3, एल्किल का पहला मेंबर CH3 मेथिलेन है, अब बाकी जैसे है वैसे ही रहने दो, तो ये एल्डिहाइड का कंपाउंड है। यहाँ मैं CH3 रख दिया, यहाँ CO और फिर से एक एल्किल रख दिया CH3, ये क्या है? कीटोन है। यहाँ मैं एक एल्किल रखा CH3, ये CO और ये OH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक है। नाम लिखने का देखिए तरीका तीनों में, नाम लिखना होगा तो एल्केन का नाम लिखेंगे, E हटाएंगे और Al जोड़ेंगे तो एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा। एल्केन लिखेंगे, E हटाएंगे और O या Ni जोड़ेंगे तो कीटोन का नाम हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक का नाम लिखना होगा तो एल्केन लिखेंगे, E हटाएंगे और OIC एसिड जोड़ेंगे, ओइक एसिड, तो यह नाम हो जाएगा किसका? कार्बोक्सिलिक का। देखिए इस तरह अगर इसका नाम लिखना है तो कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? इथेन। इथेन में से E हटा दिए और E के जगह पे क्या आगे जोड़ दिए? Al, नाम इसका हो गया इथेनॉल। इसका नाम लिखना है तो 3 कार्बन के लिए क्या अल्केन लिखते हैं? प्रोपेन। E हटाएंगे, सफिक्स जोड़ देंगे O या Ni, क्या नाम हो गया? प्रोपेनॉन। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, एथेन लिखेंगे, E हटाएंगे, जोड़ देंगे OIC ओइक एसिड, नाम हो गया इथेनोइक एसिड। मुझे नहीं लग रहा है कि अब इसके बाद आपको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में दिक्कत होने वाला है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन जो था हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, वो मैं आपको समझा पाया। क्लास 10th लेवल पे इतना ही डेरिवेटिव्स पढ़ना है, इसके अलावा बहुत मुश्किल ही कोई नाम आ जाए डेरिवेटिव्स का, जैसे ईथर है, एस्टर है, एमीन है, ये सब नाम क्लास 10th लेवल पे नहीं आते हैं। संभावनाएं बहुत कम होती हैं कि क्लास 10th लेवल पे एग्जाम्स में पूछ दे। इतना डेरिवेटिव्स आप क्लियर रखिए और इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के हो सकते हैं। अभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन आपको बताया, अब इसके बाद मैं बताऊंगा टाइप्स कितने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, क्लासिफिकेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। देखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के हो सकते हैं। देखिए सबसे जो क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन किया गया वो बताया गया एलिफैटिक कंपाउंड का। एलिफैटिक कंपाउंड क्या है? देखिए वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन का ओपन चेन हो। ओपन चेन कंपाउंड को देखिएगा, ओपन चेन कंपाउंड अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का चेन ओपन है तो वह कंपाउंड एलिफैटिक कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल के मैं बता रहा हूं कि कार्बन कार्बन का हमने कंपाउंड ऐसा कोई बनाया, तो हम इसमें देख रहे हैं बाबू कि कार्बन का जो चेन बना है, कार्बन का जो चेन बना है वह सीधा सीधा कार्बन आपस में कनेक्टेड होते गए, और इस तरह का चेन अगर हमको कहीं देखने को मिल रहा है तो वह कंपाउंड हम कहेंगे कि कौन सा कंपाउंड है? एलिफैटिक कंपाउंड, यानी कार्बन सीधा सीधा जुड़ते चले गए। और इस एलिफैटिक कंपाउंड में भी 2 तरह के कंपाउंड हो सकते हैं। यहाँ पर जो हमने नाम लिखा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो यह एन हेप्टेन का नाम लिखा है हमने।
यन हेप्टेन का हमने एग्जाम्पल लिया है कि कार्बन इसमें खुली श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। यहाँ से एक मैं और नाम बताऊँ आपको, यह नॉर्मल चेन कंपाउंड है, एक होता है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। जैसे हमारे पास ऐसे कार्बन का चेन बना और इसमें बीच में से कहीं कहीं से ब्रांच निकला हुआ था। तो बाबू यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें क्या था, सीधा सीधा ऐसे चेन बना था कार्बन का, लेकिन यहाँ क्या है, कार्बन का ऐसे सीधा चेन है, उसके साथ साथ इसमें से ऐसे ब्रांच निकली हुई हैं। और जब सीधा चेन होगा तो उस एलिफैटिक कंपाउंड को बोलेंगे नॉर्मल चेन कंपाउंड, नॉर्मल चेन कंपाउंड। और अगर ब्रांच निकला है तो उसको बोलते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, एलिफैटिक कंपाउंड क्या है, जिसमें कार्बन की बंद संरचना न बनती हो। कार्बन का जो चेन बन रहा है अगर वह चेन क्लोज्ड नहीं है तो उस समय जो कंपाउंड है वह एलिफैटिक कंपाउंड है। और एलिफैटिक कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं, नॉर्मल चेन कंपाउंड और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। नॉर्मल चेन में क्या होगा, कार्बन का सीधा सीधा चेन बनेगा, और ब्रांच नाम से क्लियर है, शाखित श्रृंखला, यानी कि कार्बन का सीधा चेन रहेगा और उसमें से ब्रांच निकले होंगे तो ब्रांच चेन कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह साइक्लिक कंपाउंड का किया गया है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एलिफैटिक कंपाउंड जिसके बारे में अभी आपको समझा दिया, और दूसरा क्या है, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड को डिफाइन किया जाए तो साइक्लिक कंपाउंड क्या है, मैं उसके लिए अलग से एक टेबल बना रहा हूं। देखिएगा बाबू, साइक्लिक कंपाउंड अगर कहा जाए कि साइक्लिक कंपाउंड क्या है, हिंदी में चक्रीय यौगिक, तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन का चेन जो है वह क्लोज चेन बनता हो। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन का क्लोज चेन बनता हो, ऐसे कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड कहा गया है। वह कंपाउंड जिसमें कार्बन का बंद श्रृंखला बनेगा उस कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड कहा जाएगा। देख रहे हैं आप, इसमें कार्बन कार्बन जुड़ करके एक क्लोज स्ट्रक्चर, इस तरह की संरचना का निर्माण किए हैं। और क्लोज संरचना अगर साइकिल में बन रहा है, अगर चेन में एक क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है तो उस समय जो कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड्स को साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। यह जो साइक्लिक कंपाउंड है इनको बांटा गया है दो ग्रुप में, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, समचक्री और विषम चक्री। विषम चक्री का मतलब होता है वो कि कार्बन कार्बन का चेन बना हो और वह क्लोज्ड भी हो, लेकिन उसी चेन में एक ऐसा एटम जुड़ा हो जो कार्बन के अलावा हो। जैसे आपके सामने मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसमें देखिएगा ये बंद संरचना बना है ना चेन का, और इसमें हर जगह कार्बन था, लेकिन कार्बन के अलावा एक एटम आ गया बीच में, कौन, नाइट्रोजन, और इस एटम को हेटेरो एटम कहते हैं। और एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके चेन में हेटेरो एटम प्रेजेंट है, उस साइक्लिक कंपाउंड को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा गया है। और इस हेटेरोसाइक्लिक के बाद जो होमोसाइक्लिक है, नाम से क्लियर हो रहा था, होमो का मतलब होता है सेम। अगर एक तरह के कार्बन परमाणुओं का ही केवल चेन क्लोज चेन बना है तो उसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। यह होमोसाइक्लिक कंपाउंड दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या है कि जो चेन बन रहा है सेम कार्बन परमाणु का होना चाहिए और
हर जगह कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए। हर जगह कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उस समय जो कंपाउंड है वह एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। जबकि एरोमेटिक के केस में क्या होता है वो कि कार्बन का जो क्लोज चेन बन रहा है उसमें अल्टरनेट करके सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एकांतर करके सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो उस समय जो कंपाउंड बनता है वह कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। और एरोमेटिक कंपाउंड मुख्य रूप से बेंजीन डेरिवेटिव के लिए यूज किया जाता है। यह संरचना बेंजीन का है और बेंजीन डेरिवेटिव्स के लिए मुख्य रूप से शब्द यूज किया जाता है एरोमेटिक। इस प्रकार हम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन भी समझा दिए। अब क्लासिफिकेशन के बाद कुछ टर्म्स हैं जो बता दूं मैं। ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है इस लेसन का। देखिए वो एक शब्द है होमोलॉगस सीरीज। सजातीय श्रेणी। होमोलॉगस सीरीज का डिफिनीशन क्या दिया गया है? द सीरीज फॉर्म्ड व्हेन compounds of same functional group, when compounds of same functional group are arranged in increasing order, The series formed when compounds of same functional group are arranged in increasing order is called homologous series. समान क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप से होना चाहिए। अगर एल्केन का बात कर रहे हैं तो सभी के सभी एल्केन होना चाहिए। एल्कीन का बात कर रहे हैं तो सब एल्कीन होना चाहिए। एल्काइन का बात कर रहे हैं तो सब एल्काइन होना चाहिए। एल्कोहल है तो सब एल्कोहल, एल्डिहाइड है तो सब एल्डिहाइड। और उनके मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो तो उस समय इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर जो सीरीज हमको मिलेगा वही सीरीज होमोलॉगस सीरीज कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिख रहे हैं एल्केन ग्रुप तो CH4 मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे और आप लिख सकते हैं। तो यह देख रहे हैं कि CH4 का जो मास होता है बाबू, इसका अगर हम मास लिखें तो इसका एटॉमिक मास कार्बन के लिए 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 यूनिट इसका मास है। इसके लिए 12 दूनी 24, 6 30 यूनिट। यह देखिए बढ़ते हैं 36, 8 44 यूनिट। यह 12 चौको 48 और 10 58 और यहाँ पे 12 5 60 ये 72। ये एटॉमिक मास है इनका और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा होगा। तो और सेम फंक्शनल ग्रुप है, सब एल्केन ग्रुप के हैं। तो यह जो सीरीज बना है इसी सीरीज को क्या कहा जाएगा? होमोलॉगस सीरीज। और होमोलॉगस सीरीज की एक विशेषता होती है कि हमेशा सीरीज के अगले कंपाउंड से पिछले कंपाउंड को घटाने पर इनके मास में 14 यूनिट का अंतर आता है बाबू। हर बार अंतर कितने का आता है? 14 यूनिट का। आप देखिएगा 30 में से 16 घटाएंगे 14 आएगा, 44 में से 30 घटाएंगे 14 आएगा, 58 में से 44 घटाएंगे 14 आएगा, 72 में से 58 घटाएंगे 14 आएगा। हर बार अंतर जो आएगा कितने का आएगा? 14 यूनिट का अंतर आएगा मास में। और फॉर्मूले का अगर अंतर कहा जाए कि फॉर्मूले में कितने का अंतर आएगा तो देखिएगा यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, एक कार्बन का अंतर है और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। और हर बार ऐसा ही होगा कि फार्मूले में CH2 का अंतर आएगा। तो अगर होमोलॉगस सीरीज पूछा जा रहा है कि होमोलॉगस सीरीज क्या है तो आप ये बताएंगे
कि सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करने पर जो सीरीज फॉर्म होता है उसी सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। और होमोलॉगस सीरीज की विशेषता होती है कि अगर हर कंपाउंड के बाद जो अगला कंपाउंड आ रहा है उसमें मास में 14 यूनिट का अंतर होगा और फॉर्मूले में CH2 का अंतर होगा। क्लियर है? इसके बाद एक और शब्द आता है आपके एग्जाम से रिलेटेड, आइसोमर क्या है? व्हाट आर आइसोमर? समावयवी। आइसोमर देखिएगा, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structure। ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो, ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल, इसका हम समझ लें। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, C5H12 पेंटेन है ये, और इस पेंटेन को हम कार्बन का एक बार सीधा 5 कार्बन का चेन बना दे रहा है। एक संरचना ये बना इससे, और इसी से मैं एक दूसरा संरचना बना रहा हूं। इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन, इसका नाम है 2-मेथिल ब्यूटेन। आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें भी कार्बन कितना है, 4 1 5, हाइड्रोजन गिनेंगे तो 12 ही आएगा इसमें। तो कार्बन इसमें भी 5 है, हाइड्रोजन 12 है, कार्बन इसमें भी 5 है, हाइड्रोजन 12 है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर कहा गया है। इसका एक और आइसोमर बनता है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनता है इसका, और इसका नाम होता है 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। इस तरह से ये टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, और इसके बाद का जो लेसन बच रहा है बाबू, मैं अगले वीडियो में आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।